अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर वलीद अब्दुल्ला, जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एज अ प्लास्टिक सर्जन काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ज़फ़ान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू डॉक्टर सो साहब। मच मुझे अपने शो में दावत देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपसे आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। वो ये है कि हेयर फॉल हमारा कॉमन इशू है। तो पहले तो आप आम फहम ज़बान में बता दें कि हेयर फॉल क्या है। हेयर फॉल बेसिकली एक नॉर्मल फिनोमेना है। ज़रूरत से ज़्यादा बालों का गिरना जो है वो एक कह लें कि पैथोलॉजिकल या एक डिज़ीज़ है। तो अगर 100 से आपके कम बाल गिर रहे हों वैसे आमतौर पे रोज़ के 24 घंटे के अंदर, तो वो नॉर्मल है। उसको हम हेयर फॉल तो कहेंगे, लेकिन वो हमारा कोई डिज़ीज़ है, कोई मर्ज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग शैम्पू के बाद देखें तो 150 से 200 के से कम बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल ये भी है, लेकिन ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इससे ज़्यादा अगर बाल गिर रहे हों तो उसका मतलब ये है कि आपको एक एक्टिव हेयर फॉल है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताएं कि इसकी कॉमन एज क्या है, किस उम्र में ये हेयर फॉल शुरू होता है कोई। अच्छा, इसमें अब दो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेनली जो हेयर फॉल होता है वो मेल्स में होता है, ठीक है, और फीमेल्स में भी होता है, लेकिन किन कम होते हैं। अच्छा, अब एज की जो आपने बात की है ना, एज की ये बात है कि पहले ज़माने में तो ये था कि जैसे ही आपका एंड्रोजन या हार्मोनल लेवल बढ़ता है तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब चूँकि लाइफ स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और स्लीप डाइट वगैरह हमारी उस तरह से इतनी अच्छी नहीं है, तो अब जो कॉमन एज जो अब देखी जा रही है वो एज़ सून एज़ 14 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक भी हम लोग आमतौर पर देखते हैं। मतलब कि पहले जो एज 20 ईयर्स तक थी, अब वो 14-16 तक ईयर्स तक भी हेयर फॉल जो है लोगों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ये एक टर्म इस्तेमाल होती है मेल पैटर्न बैल्डनेस, तो ये क्या है। मेल पैटर्न बार्डनेस जो है ना, वो बेसिकली वो टाइप ऑफ बार्डनेस है जो कि ख़ास तौर पे मेल्स के अंदर ही पाई जाती है। उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जाना शुरू होती है, और उसका एक ख़ास तरह का एक पैटर्न होता है। या तो आपकी एम शेप में जाना शुरू होगी, इस तरीके से मेरे आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि मेरा हेयर लाइन पीछे की तरफ गई है, या कुछ लोगों की यू शेप में जाना शुरू होती है, ठीक है। और इसकी निस्बत एक और टाइप ऑफ बॉन्डनेस होती है जिसके अंदर आपके हेयर लाइन तो पीछे नहीं जाती, लेकिन ये है कि हेयर की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, डिफ्यूज थिनिंग। वो मेल पैटर्न नहीं है। मेल पैटर्न बॉन्डनेस का मतलब ये है कि एंड्रोजन या हार्मोन की वजह से आपका एक ख़ास तौर पे हेयर फॉल होना, कि जिससे आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही हो एक ख़ास तरह के पैटर्न के अंदर, यूजुअली एम या यू पैटर्न में, तो इसको हम मेल पैटर्न बॉन्डनेस कहते हैं। ठीक है, और हेयर फॉल की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। हेयर फॉल की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। उसमें मोस्ट कॉमन मेल के अंदर पहले देख लेते हैं। मेल के अंदर जो हेयर फॉल की कॉज है वो है एंड्रोजन लेवल का बहुत ज़्यादा होना या जेनेटिक्स। अब हम लोग ये एंड्रोजन लेवल का लेवल ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का हेयर फॉल कम हो रहा है और किसी में ज़्यादा हो रहा है तो एंड्रोजन जो है हार्मोन उसके किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, ये भी कॉज हो सकती है। लेकिन मेनली ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर है पर्सन टाइप ए, एक है टाइप बी, दोनों के अंदर एंड्रोजन का लेवल इक्वल भी होगा, स्टिल टाइप बी का जो है मेल पैटर्न बॉन्डनेस आ गई है, टाइप ए की नहीं आई। क्यों? क्योंकि टाइप बी के पास जो हेयर फॉलिकल्स हैं या जहाँ स्कैल्प है वहाँ पे एंड्रोजन के रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं, तो बेसिकली वहाँ पे एंड्रोजन अपना एक्शन ज़्यादा प्रोनाउंस तरीके से इफेक्ट दे रहा है, इसलिए टाइप बी वाला जो हमारा है पर्सन है उसकी बार्डनेस ज़्यादा आ गई है। हालांकि हार्मोन का लेवल दोनों का सेम है। इसके बरक्स दूसरा ये भी हो सकता है कि रिसेप्टर सेम हो, लेकिन टाइप बी वाले का एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो। तो किसी भी वजह से अब ये बात का तयन कि किसके रिसेप्टर ज़्यादा होंगे किसके कम होंगे, ये टोटली जेनेटिक्स के ऊपर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल में जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इलाके का पानी सही नहीं है तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, अब ये ना, क्योंकि ये एक कॉमन मिथ है और पानी से फ़र्क तो पड़ता है लेकिन टोटली वो नहीं है। बेसिकली अब अगर आप इसको चीज़ को देखें ना तो हेयर फॉलिकल जो है वो भी एक सेल है। सेल को जितना फेवरेबल आप इन्वायरमेंट देंगे इन द फॉर्म ऑफ गुड न्यूट्रिशन, गुड स्लीप,
विटामिन मिनरल्स, ठीक है, उसका। और एक ख़ास तौर पे एक सेल्स की होती है एसिडिक या बेसिक मीडियम। पानी बेसिकली क्या करता है कि वो इस इन्वायरमेंट को चेंज करता है, ठीक है। अब उसकी वजह से सेल्स का टूट फूट का अमल ज़्यादा होता है। तो और फिर हम लोग कहते हैं कि हमें इस एरिया का पानी सूट नहीं किया, उस एरिया का पानी सूट नहीं किया। लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें? हम जो जो चीज़ें जो उसको तोड़ फोड़ का अमल करने वाली हैं, स्लीप का कम होना, डाइट का कम होना, पानी का एसिडिक या बेसिक होना, आपके स्कैल के मुताबिक ना होना, हम उसको बाकी चीज़ों से ठीक करें। डाइट अपनी ठीक कर लें, अपना स्लीप साइकिल अपना ठीक करें, विटामिन मिनरल्स हम लोग लेना स्टार्ट करें। और हेयर फॉलिकल, अगर हमारा हेयर फॉलिकल किस वजह से हमारा मर रहा है, उसको हम लोग देखें, डॉक्टर के पास जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर हम लोग चेक करें कि मेरे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उस कॉज को हम लोग ठीक करें। ठीक है। और जिस तरह पहले आपने बताया कि नॉर्मली 100 हेयर रोज़ाना नॉर्मल है फॉल होना, तो लेकिन ये तो हम हर बंदा खुद असेस कर सकता है घर में, कि वैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि पहले मेरे बाल कम गिर रहे थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। तो लेकिन इसका कोई मेडिकल टेस्ट भी है? जी बिल्कुल, आपने जो कहा मेन तो यही है कि आप दो चीज़ें जिस पे आप चेक कर रहे थे पहले, कि आप शावर के बाद अगर अपने बाल ड्राई कर रहे हैं तो टॉवल के ऊपर बाल आपको ज़्यादा नजर आना शुरू हो गए हैं, सिंक में आपके बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, या आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो पिल्लो या तकिए के ऊपर आपके बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है जिसके अंदर हम लोग ना कह सकते हैं कि पहले मेरे नहीं हो रहे थे, अब मेरे हो रहे हैं, अब मेरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक हेयर फॉल का हो गया। अच्छा, साइंटिफिक चीज़ जो है ना, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक जो कॉमन हम लोग अपनी रिसर्च पर्पज़ के लिए करते हैं वो यही है, उसे बोलते हैं हेयर फॉल टेस्ट। उसमें ये करते हैं कि 30 से 40 हेयर का एक ग्रुप हम लोग ले लेते हैं और उस पर एक सस्टेन प्रेशर देते हैं फॉर 1 से 2 मिनट के लिए। अगर लेस दैन 10 हेयर्स आपके गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। 10 से ज़्यादा अगर बाल आपके हाथ में आ रहे हैं तो फिर वो एक पैथोलॉजिकल है, एक डिजीज़ प्रोसेस है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए, सबके लिए ये कहूँगा कि हेयर फॉल टेस्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली ही बाकी चीज़ों के अंदर शो हो जाता है कि बालों का देख के, टॉवल के ऊपर देख के, पिल्लो पे देख के कि आपके हेयर ज़्यादा गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, बिलफर्ज मुझे पता चल गया कि मेरे बाल गिर रहे हैं, ज़्यादा गिरने शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए ठीक है, क्योंकि हेयर फॉलिकल की ना, हेयर फॉल की बहुत बड़ी रीज़न स्ट्रेस है। अच्छा, अब स्ट्रेस सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता, स्ट्रेस हर फॉर्म में, ठीक है। वो आप एक्सटर्नल भी हैं, मतलब डाइट आपकी ठीक नहीं है, आपका या तो पेपर है या एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपका स्लीप वेक साइकिल आपका ठीक नहीं रहा, तो ये भी एक स्ट्रेस है, ठीक है। हेयर को बनाने के जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके पूरे नहीं हो रहे, तो वो आप अगर किसी वजह से कम है, डाइट की वजह से, वो एक प्रॉब्लम है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर देखें कि मैंने कौन सी ऐसी चीज़ मैंने चेंज की है जो कि मेरे खिलाफ मामूल हुई है। मैंने सोना कम किया है, सिगरेट जो है बहुत कॉमन एक काज है हेयर फॉल की। स्टिल कुछ लोग होते हैं जिनके हेयर फॉल नहीं होता, बहुत सिगरेट पीते हैं। रीज़न उसकी वही है कि एंड्रोजन, मैंने बताया ना कि एंड्रोजन के रिसेप्टर्स कम है उनके। अच्छा, रिसेप्टर्स कम, ठीक है। तो एंड्रोजन का लेवल भी ज़्यादा हो, एंड्रोजन वहाँ पे जाते हैं, काम ही नहीं करते, तो इसलिए स्मोकिंग। लेकिन आमतौर पे स्मोकिंग इज़ अ कॉज ऑफ हेयर फॉल, ठीक है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप अपने जो भी आपका डॉक्टर है उसको आप चेक कराएं, ताकि वो आपका मुकम्मल तौर पर मुआयना करे, स्कैल्प की, स्किन का भी मुआयना करे, हेयर का भी मुआयना करे, आपकी कॉज ढूंढने में आपकी हेल्प आउट करे, और उस कॉज के मुताबिक फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक है। और ये डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट इसको देखते हैं या प्लास्टिक सर्जरी वाले देखते हैं? ये आपने ना बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल किया है। तो बेसिकली हेयर जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्किन के ही एक पार्ट है, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसको देखते हैं और साथ में प्लास्टिक सर्जन भी देखते हैं। मेरी ट्रेनिंग प्लास्टिक सर्जरी की है, तो हमारे प्लास्टिक सर्जरी के अंदर हमारा कोर्स या हमारे ट्रेनिंग के अंदर हेयर प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। हमारे कोर्स में है, हमारा एग्ज़ाम उसके लिहाज से होता है, हमारा वाइवा उसके लिहाज से होता है, मतलब सारा कुछ उसमें है हमारा। सेम मेरे ख्याल से डर्मेटोलॉजिस्ट वालों का भी होगा, वो भी इसको डील करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई भी एक मेडिकल पर्सनल जिसको हेयर की नो हाउ है
या वो उसके बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, प्लास्टिक सर्जन हो गया, तो वो जो है ना हेयर प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल की वजह से आपको यही बताना चाहूँगा कि ना एक है HRSP, हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली डॉक्टर्स की ही एक कम्युनिटी है, जो कि डॉक्टर्स हैं इसके अंदर सारे, और वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं। वो क्या करते हैं, वो इन सब की एक ट्रेनिंग कराते हैं एक अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला, ताकि हर किसी के पास एक बेसिक नॉलेज ऑफ हेयर और हेयर प्रॉब्लम्स हो और हेयर ट्रीटमेंट हो। तो मेरे मुताबिक अगर आप मेरे से पूछें तो डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल पर्सनल, एस्थेटिशियंस, अगर वो गुड नॉलेज रखता है तो वो हेयर ट्रीटमेंट कर सकता है। प्लस HRSP जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है, ये एक कह लें कि एक जो हमारा ग्रुप है जो कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हमें इस बारे में देते हैं। ठीक है। और आपने बताया कि जिस तरह डाइट वगैरह हम अपनी ठीक कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, डाइट्स बता दें, और कोई ऐसे शैम्पू और कोई इस तरह के ऑयल्स जिसकी वजह से हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना वो चीज़ें हैं कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और उनको फिर भी हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन सिगरेट इज़ अ नॉन कॉज ऑफ हेयर फॉल। इसी तरीके से कोई भी एक मैं आपको ऐसा कि शैम्पू या कोई डाइट ऐसे नहीं बता सकता। जनरलाइज ये है कि हाई प्रोटीन डाइट आपने यूज़ करनी है, इसमें गुड फैट्स हों, लाइक जैसे एग हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपके हेयर के लिए ये ज़्यादा अच्छी हैं। विटामिन B7 से आपके हेयर बनते हैं, बायोटिन जिसे बोलते हैं, वो जिन जिन डाइट्स के अंदर ज़्यादा है, जैसे कि एग वाइट के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आप यूज़ करें। जहाँ तक ऑयल की बात है तो ऑयल आप कोई भी यूज़ करें, साथ में उसके हल्का हल्का मसाज करें। मसाज या ऑयल करने से क्या होता है कि बेसिकली वहाँ पे स्कैल्प की सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है। जब सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे उसकी न्यूट्रिशन आपकी बढ़ती है। न्यूट्रिशन बढ़ती है तो वहाँ पे आपका हेयर फॉल स्टॉप होना शुरू होता है। अब कौन सा हेयर, कौन सा ऑयल, कौन सा सूट करता है, कोई भी आप हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन। आप एक यूज़ करें, आपको फ़ायदा हो रहा है, स्टिक टू दैट। आपको सूट नहीं करता मतलब ये है कि आपको लगाने के बाद खारिश शुरू हो रही है या आपका हेयर फॉल बढ़ गया है, आप वो छोड़ दें, आप कोई और ऑयल यूज़ करना शुरू करें। लेकिन ऑयल प्लस मसाज, इससे हेयर फॉल स्टॉप होता है। इसमें ऑयल कुछ तो आते हैं सिंथेटिक जिसमें काफ़ी सारे एसेंस मिले होते हैं, और कुछ आते हैं नेचुरल, तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, नेचुरल या? देखो आजकल ना हर चीज़ ही हमारे सिंथेटिक की तरफ जा रही है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जितना पॉसिबल है हम लोग नेचुरल की तरफ ही रहें। ठीक है, स्टार्ट करें अपना जो मस्टर्ड ऑयल होता है हमारा, उससे आप करें, फिर आलमंड ऑयल है, फिर ऑलिव ऑयल है, इनकी तरफ ही, इनमें से ही होपफुली कोई ना कोई आपको ऑयल आपको अच्छा सूट करने वाला मिल जाएगा। नहीं मिलता तो सिंथेटिक ऑयल भी हमारे कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, उसमें बेसिकली वही नेचुरल चीज़ को रिफ़ाइन करके प्लस एडिड मिनरल्स, एडिड विटामिन ऐड किए होते हैं। तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको जो सूट करे। सूट करके मैंने आपको बता दिया कि आपसे आपका हेयर फॉल कम होना चाहिए, आपको खुश्की या डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए उसकी लगाने के बाद, और आपका उसमें खारिश नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको उसमें नहीं हो रही तो आप उसको यूज़ करें। ठीक है। और इसके अलावा कुछ शैम्पू, जिस तरह अक्सर कंपनीज़ के इश्तिहार होते हैं, नॉर्मल एक शैम्पू होता है, एक मेडिकेटेड होता है, एक नॉर्मल होता है, तो हम नॉर्मल से भी इसका फ़ायदा होता है? नॉर्मल शैम्पू जिसके ऊपर लिखा होता है कि हेयर फॉल को रोकने के लिए इस तरह का लिखा होता है, उसका फ़ायदा होता है, या कोई मेडिकल ही इस्तेमाल करना चाहिए इसको रोकने? बेसिकली शैम्पू का जो मेन मकसद है ना वो है कि वहाँ पे जो आपका ऑयल या सीबम सारा हमारा क्रिएट होता है ना, उसको वॉश आउट करना, ताकि हमारे जो स्कैल्प है वो वहाँ से गुड एयर अंदर ले सके, रेस्पायर सारा कुछ कर सके, एयर ले सके, पानी ले सके। अच्छा, अब ये इसका मेन मकसद है शैम्पू यूज़ करने का। अब आप कोई भी यूज़ करें, चाहे वो मेडिकेटेड हो या नॉन मेडिकेटेड हो। मेडिकेटेड आप तब यूज़ करें जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, जिससे आपको डैंड्रफ है, तो आप डॉक्टर के मशवरे के बाद आप मेडिकेटेड शैम्पू आप यूज़ करें। अपनी तरफ से ना इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कि अब हर कोई नहीं जा सकता ना। शैम्पू एक ऐसे रोज़ बरोज़ की चीज़ है, बाबा इस काम के लिए आप डॉक्टर के पास हर कोई नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि अगेन वही वाली बात है ऑयल वाली, आप एक शैम्पू यूज़ करें, उसको चेंज ना करें, जो सूट कर जो सूट कर गया वो आपके लिए बेस्ट है।
ठीक है। सूट करने का मैं आपको बताया कि उसका आपको हेयर फॉल आपका ज़्यादा ना हो रहा हो, कम होना शुरू हो जाए। ठीक है। प्लस आपको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या उससे खारिश होना स्टार्ट ना हो रही हो, डैंड्रफ बनाना ज़्यादा ना कर रहा हो, ये 3-4 चीज़ें कॉमन है। अगर ये नहीं कर रहा आपका शैम्पू तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। और हेयर फॉल अगर हो गया किसी को, ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, क्योर हो जाता है? अच्छा, हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं और हेयर फॉल को क्योरेबल इस सेंस में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हेयर फॉल इज़ अ साइन ऑफ एजिंग। तो एजिंग जिस तरीके से हमारी उम्र ढलेगी, हेयर reverse फॉल नहीं कर सकते। रहेगा, हेयर फॉल ही होगा। अच्छा, अब क्या मेरे बाल जो मेरे गिर गए हैं वो वापस आ सकते हैं? हाँ और नहीं, दोनों हों। इसमें ये है कि अगर तो आपके हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है और नीचे आपका हेयर फॉलिकल पड़ा हुआ है, हेयर बल्ब पड़ा हुआ है, और आपने ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर दी है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, गुड स्लीप, स्मोकिंग का छोड़ना, अपनी डाइट ठीक करना, या इन सब का एक कॉमन हल है पीआरपी। आपने किसी भी तरीके से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है और अभी हेयर बल्ब वहाँ पे ज़िंदा पड़ा है, तो वो दोबारा से रीग्रो कर जाएगा। ठीक है। और अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को हेयर फॉल शुरू हुआ है, बाकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो जिस तरह कोई फैमिलीज में इकट्ठे रह रहे हैं, क्लॉथेस शेयर करते हैं, बिस्तर शेयर होते हैं, और इसके अलावा टॉवल्स वगैरह शेयर होते हैं, तो एक आदमी को अगर हेयर फॉल शुरू हो उसकी वजह से दूसरों को नहीं, हो सकता है? इसमें जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या हार्मोन की वजह से जो हम लोग एलोपेशिया का काज करते हैं, बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, और दूसरा है डाइट रिलेटेड। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट से कोई नहीं फैलता ये। ठीक है, आप कह लें कि इस तरह की एलिमेंट्स या डिजीज़ हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, वो साथ में हेयर फॉल करती हैं, तो वो आपकी होंगी। अदरवाइज़ नॉर्मली 95% 99% जो है कॉन्टैक्ट से हेयर फॉल आपका किसी को लगता नहीं है। ठीक है। और इसके वाले से प्रिवेंटिव मेजर्स आपने काफ़ी सारे बताए हैं, उसको ज़रा कंपाइल करके एक लिस्ट बता दें कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम जो है हेयर फॉल से बच सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है कि एज़ नेचर के जितने करीब आप लोग आ सकते हैं वो आएँ। ठीक है, 6 to 8 आवर्स की एक आपकी स्लीप है, वो आप चाहे एक साथ लें, चाहे आप तोड़ के लें, इतनी आप स्लीप लें। स्मोकिंग ना करें, ऑयलिंग करें, मसाज करें, अपने ऊपर थोड़ा टाइम दें, उसको देखें कि आप कौन सा ऑयल आपको सूट करते हैं। ये नहीं कि कभी कोई ऑयल लगा लिया, कभी कोई ऑयल लगा लिया। शैम्पू को चूज़ करें, इसको बारे में देखें कि मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर इन सब के बावजूद कोई मेन बहुत बड़ी कॉज जो है वो है जेनेटिक्स। तो अगर आप सारा कुछ कर भी रहे हैं फिर भी आपको जेनेटिक्स की वजह से वो ज़्यादा हो रही, फिर कंसल्ट डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हेयर फॉल के जो ट्रीटमेंट है ना इन द फॉर्म ऑफ पीआरपी या हेयर सीरम्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए। हेयर फॉल जो हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए उतने अच्छे या इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन हेयर फॉल को स्टॉप करने के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसके साथ साथ आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से और भी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं और ये इजीली अवेलेबल हमारे यहाँ? अगर मैं बहुत बड़ी बात ना करूँ, सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं ना कि आप लाइफस्टाइल को चेंज करें और सारा कुछ स्मोकिंग छोड़ें, ऑयल वगैरह करें, सारा कुछ ये चीज़ें तो इन सब आप करेंगे, आपको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, एज नेचुरल एज पॉसिबल। पर हमारी लाइफस्टाइल आजकल कितना बिजी हो गया है कि हम लोग हर वक्त उतनी प्रॉपरली स्लीप नहीं ले सकते, डाइट का मेंटेन नहीं रख सकते, शैम्पू हर वक्त या प्रॉपर टाइम पे नहीं कर सकते, ऑयल नहीं कर सकते। तो उसका लिए हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए मेरा जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। कुछ मेडिकेटेड है, कुछ जो हैं वो नॉन इन्वेसिव या मिनिमली इन्वेसिव हैं। मेडिकेटेड के अंदर जो है वो हेयर स्प्रेज हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनॉक्सिडिल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उस मतलब डॉक्टर ही वो recommend करेगा। बेहतर यही है कि आपका जो प्रॉब्लम है आप उसके लिहाज से करें। ठीक है। तो लेकिन इस सब के लिए जो कॉमन एक ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो है पीआरपी। तो पीआरपी जो है वो हेयर फॉल को स्टॉप करने का बहुत एक अच्छा ज़रिया है। ठीक है। और कि मतलब हेयर फॉल अगर शुरू हो गया इसको रोकने के लिए, और रिवर्स तो आपने कहा कि बहुत मुश्किल है, तो रोकने के लिए कितना टाइम लग जाता है? वही वाली बात है कि जो आपका नॉर्मल जो बाल आपका डैमेज हो चुका है ना, वो तो उसने झड़ना है। अब आपने जो आपका कॉज है उसको आप साइड पे कर दें,
स्मोकिंग बस हो रहा है वो छोड़ दें, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। पीआरपी कराना स्टार्ट हो जाए, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हेयर फॉल अगर आपका थोड़े टाइम में हुआ है और अभी नीचे हेयर फॉलिकल पड़ा हुआ है तो हेयर फॉल आपका हो गया, वो रिवर्स भी होगा। तो ये है इसका कि आप जितनी जल्दी उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे वो उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और अगर इसको कोई ट्रीट ना करे तो इसमें गंजा होने के अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशन है? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि गंजा होना भी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बेसिकली जो है ना बाल्डनेस कह लें, ये एक मैन ट्रेट है, मतलब कि नेचर की तरफ से या अल्लाह ताला की तरफ से ना एक ट्रेट दी गई है कि ख़वातीन के इतने ज़्यादा बाल नहीं गिरते जितने मेल्स के गिरते हैं। तो मेरा तो यही है, वो बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन हम लोग हर चीज़ के बारे में यही कहते हैं कि बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, मतलब कि आप अपनी जिल्द के अंदर जितना कंफर्टेबल रह सकें वो बेस्ट है। नेचुरल की तरफ अगेन, नेचर की तरफ आप रहें, बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ, लेकिन क्या हम उसके बारे में कुछ ना करें? नहीं, हमें अल्लाह ताला की तरफ से ही तालीम दी गई है, उसको रोकने के ज़राए हैं तो हमें उसको रोकना भी चाहिए। लेकिन कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ना करें तो कोई आपको कोई जान का खतरा है या कोई इस तरह का मसला है, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद आप डॉक्टर वलीद अब्दुल्ला के नाम से यूट्यूब पर चैनल सर्च कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक भी दे दूँगा। तो डायरेक्ट आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके आप इनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी PRP जो टेक्निक बताइए, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।